नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम भस्मासुर ही रख दिया जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि पिछली बार सीटेट के पेपर में बच्चे पेपर देने जा रहे थे, उनको डराया जा रहा था कि एनईपी से तो इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने इस बार एनालिसिस किया, टोटल 50 से 55 क्वेश्चन निकले। 50-55 क्वेश्चन टोटल। पेपर कितने हुए थे ये भी आपको जानना जरूरी है। 45 पेपर हुए थे, यानी कि एक पेपर में मैक्सिमम एक से दो क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। अगर मैं बाल विकास की बात करूं, यानी कि 30 क्वेश्चन में से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आज इन 50-55 क्वेश्चन का लेवल भी चेक करेंगे, इनकी आज हड्डी पसली एक करेंगे एक ही वीडियो में। एनईपी भी बता दूंगा और 50-55 क्वेश्चन भी कर लेंगे। अच्छा, ये वीडियो सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। सीटेट का तो इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ, जो बच्चे DSSB वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वो अलग से और वीडियोज आपकी देख सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि भाई देखो, DSSB हो गया, एस्टेट हो गया, रीट हो गया, ये सभी ऐसे पेपर होते हैं जहां फैक्ट्स पूछे जाते हैं। जबकि जो सीबीएसई है, जो सीबीएसई पेपर लेता है, जैसे सीटेट लेता है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीबीएसई सीटेट में केवल एसएसटी और आप ये कह सकते हो ईवीएस में, पेपर 1 में ईवीएस में ही आपके फैक्ट्स पूछता है, बाकी फैक्ट्स नहीं पूछता। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके। तो बाकी हाँ, सीबीएसई आपका केवीएस का पेपर लेगा तो वो बच्चे ये वीडियो देख भी सकते हैं, ये लोग भी देख सकते हैं, वो जाने तो सही कि सीबीएसई ने ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछ लिए थे एनईपी से। 50-55 क्वेश्चन का उनके पास में एक तरह का ये तो रहेगा, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, तो वो बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं। चलो, आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डेली रात 8:30 बजे सीटेट की बेहतरीन क्लास ली जाती है और गारंटी ले रहे हैं हम, सीटेट आपका इस बार होगा और कम से कम 115-120 नंबर तो आपके आएंगे ही, ठीक है। बस आपको करना ये होगा कि आपको पूरी तरह हमारी बातें फॉलो करनी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कहीं अटकते हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो 8076392717। इस पे जुड़ने के लिए आपको अपना नाम और साथ में लिख के भेजना होगा सीटेट के कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हो। साथ ही आपको बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट नोट्स हम व्हाट्सएप के स्टेटस में डालते हैं, तो ये नंबर सेव कर लेना और साथ में ही आप आपका नाम बताओगे तो हम भी आपका नंबर सेव कर लेंगे। फिर आपको स्टेटस दिखने शुरू हो जाएंगे। दिन में 1 से 2 बार आपके इंपॉर्टेंट क्लासेस वगैरह के बारे में आपको बताया जाता है। साथ ही जो फ्री नोट्स है वो हम दे देंगे, जैसे 10 पेजेस के ईवीएस के फ्री नोट्स हैं। जो मैं बता रहा था, फैक्ट्स पूछे जाते हैं तो 15 नंबर यहीं से कवर हो जाते हैं आपके, इससे बाहर आता ही नहीं है, ठीक है। और ये आज से नहीं, 2014-15 से, यही जब से सीटेट हो रहा है तब से ये 10 पेजेस के नोट सेम है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अगर आप DSSB वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको केवल ये नीति आधार सिद्धांत पूछने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया था एनसीएफ के प्रिंसिपल्स है, मैंने बताया था इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल हैं। मैंने कहा था कि सेम प्रिंसिपल हैं भाई, इनकी कोई नई चीज़ नहीं है। बच्चे मेरे से पूछते थे कि सर एनईपी के ऊपर वीडियो बना दो। अरे क्या वीडियो बनाऊं, आधार सेम है। आप क्वेश्चन करेंगे आपको पता चलेगा, कोई नई चीज़ कही ही नहीं है इन्होंने, ठीक है। फैक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जो अगर आप ये देखोगे, ये 1.5 पेज के हैं, ये 1.5 पेज के मूलभूत सिद्धांत जो आपके हैं वो सेम है। ये देखिए, ये खत्म हो गए बस, ठीक है। अब इनको मैंने हिंदी इंग्लिश मीडियम में इस तरह से करके एडिट किया है। साथ में इसके अंदर कुछ चीज़ मॉडिफाई की है। मुझे ऐसा लगा कि जो इन्होंने नहीं लिखी, ये ऑफिशियल उसके अंदर से निकाला मैंने, ऑफिशियल एनईपी का जो इन्होंने दे रखा है वहाँ से निकाल के ये कुछ चीज़ें ऐड की हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल, एक एक करके कर लेंगे। देखिए भाई, दिखा देता हूँ, ये प्रिंसिपल्स यहाँ तक खत्म हो जाएंगे, फिर ये क्वेश्चन वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे जो आज की वीडियो में, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो भाई अभी, फिर बाद में करते नहीं हो, भूल जाते हो आप लोग, ठीक है। चलो, अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, जो बच्चे DSSB वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ना, वो कमेंट में बता देना। अगर उनको फैक्ट बेस्ड वीडियो भी चाहिए तो वो भी बना दूंगा मैं, ठीक है। बाद में बनाऊंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है। चलो, ये जो पहला है, पहला क्या कह रहा है, रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक एबिलिटीज। यूनिक एबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करना। ये इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ा था हमने कि हर एक बच्चे की विशेष क्षमताओं की पहचान करो हर एक बच्चे की विशेष क्षमताओं की पहचान करो और उनको स्वीकृति दो, उनको सम्मान दो। हमने बात की थी इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपका ये नया नहीं है कुछ, ये इंक्लूसिव एजुकेशन वाली से ही है। नेक्स्ट पे चलते भाई।
ये आप कह सकते हो जो नई चीज़ है वो क्या है कि आपका इन्होंने क्या किया है, एक नया वो चला है एफ एल एन ये चला था केवीएस में, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है ये और अभी भी चल रहा है। ये क्या है कि भाई पहली बात तो देखो, पहले क्या होता था, पिछली नीति में क्या था, 10+2 ये थी स्कूल आधारित शिक्षा। इसमें क्या हुआ, 5+3+3+4 पाँचवीं तक कौन से हैं, जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी, जिसको ये बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 बोल रहे हैं, उसको क्लास 1 और क्लास 2 ये पहले 5 साल के अंदर आ जाते हैं। फिर आपके आ जाते हैं तीसरी चौथी पाँचवीं के बच्चे, फिर आपके आ जाते हैं छठी सातवीं आठवीं के बच्चे, फिर आपके आ जाते हैं 9वीं से 12वीं के बच्चे। इस तरह से इन्होंने ये इसको तोड़ दिया। ठीक है, आपको ये दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड। पुराना और नया ढांचा का ये फर्क है, देख लो ध्यान से। इसमें क्या है, 2 4, ठीक है, 4 साल आ गए। पहले क्या था, 10+2 जो मैंने आपको बताया था। यहाँ क्या है, यहाँ आपका पहले इसके लिए तो था ही नहीं कोई आंगनवाड़ी शिक्षा, और इसके लिए तो कुछ था ही नहीं। ये प्री प्राइमरी वाली जो चीज़ आ जाती है, फिर वहाँ डायरेक्ट 1 से लेकर 10 तक था। इन्होंने अलग अलग पार्ट में बांट दिया, जिसको फाउंडेशनल स्टेज बोल रहे हैं। तो फाउंडेशनल ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर हम अभी क्या होता था, हम बच्चा 8वीं में पहुंच गया, 6ठी में पहुंच गया, उसको पढ़ना नहीं आ रहा, उसको लिखना नहीं आ रहा, तो वो चीज़ अब ख़त्म कर दी इन्होंने कहा कि नहीं, आपको पढ़ना सिखाना है, लिखना सिखाना है। आप दूसरी से पहले यानी तीसरी से आप पहले सिखा दो, तीसरी तक बच्चा जब हमारी क्लास में आए तो उसको पढ़ना आए, उसको जमा आए, उसको भाग आए, उसको गुणा आए, मतलब ये बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, उसको नंबर्स की पहचान हो, ये चीज़ें उसको होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। फिर उन्होंने कहा कि भैया फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमें। भाई ये बात तो नई बात थोड़ी है, पुरानी बात में भी कहा था, हम बात करते स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए, हमारा यूनिफॉर्म कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल हो, आप बच्चे के हिसाब से फ्लेक्सिबल रहोगे, आप अपनी असेसमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी हमने कैसी कैसी पढ़ी है, अभी इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ के आए थे। आप सोच के देखो, स्कूल के अंदर मैथ्स की क्लास में कैलकुलेटर को अलाउड कर दोगे आप? करेंगे? किस बच्चे के लिए करेंगे? डिसकैलकुलिया वाले बच्चों के लिए करेंगे। आया समझ में? आप पूरी की पूरी क्लास को शिफ्ट करोगे नीचे की तरफ, ग्राउंड फ्लोर पे। कब? जब आपकी क्लास में अगर मान लो किसी बच्चे के पैर में दिक्कत है और वो ऊपर चढ़ नहीं सकता, तो आपका अपर या तो आप लिफ्ट वगैरह लगवाओ स्कूल में, या ये इस तरह की चीज़ें करो। तो ये बेसिक ये चीज़ें हैं। इसी तरह से आपके पढ़ाने के अंदर भी ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप हर बच्चे के हिसाब से आप पढ़ाओगे। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब हम मल्टी लेवल टीचिंग के बारे में बात करी थी इन्होंने, मल्टी लेवल बेस्ड टीचिंग, लचीली बहुस्तरीय गतिविधि आधारित अधिगम। ऐसा नहीं है क्लास 3 के बच्चों को आप क्लास 3 में ही पढ़ाओगे। हो सकता है आप एक क्लास में बैठे हो जहाँ पे 3rd वाले बच्चे भी है, 4th वाले बच्चे भी, 5th वाले बच्चे भी है, उसके हिसाब से आप उनको पढ़ा दो ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड नहीं होना चाहिए कुछ। ये वाली बात हमारी एनईपी कहती है, ये मतलब एनईपी का ये एक तरह का प्रिंसिपल है, आप ये मान सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नो हार्ड सेपरेशन, आपको कोई अभी क्या है कि आपका आर्ट्स जो बच्चा पढ़ेगा वो फिजिकल एजुकेशन लेगा, वो बायोलॉजी लेगा, वो केमिस्ट्री लेगा, वो मैथ लेगा, मतलब ये है। वो ये कहता है कि सर मैं तो है ना हिस्ट्री लेना चाहता हूँ। हिस्ट्री तो क्या करेगा, हिस्ट्री तो तेरा बनता ही नहीं है। मतलब वो नॉन मेडिकल में इकोनॉमिक्स तो फिर भी पढ़ा देते हैं, लेकिन वो हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते। और अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मेरे को केमिस्ट्री पसंद है आर्ट्स वाला, नहीं तू तो ये पढ़ ही नहीं सकता है, तो हार्ड सेपरेशन किया हुआ है। तो भैया ये सेपरेशन नहीं होना चाहिए, ये तो आर्ट्स और साइंस का बता दिया। करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी सेपरेशन कर रखा है हम लोगों ने, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वोकेशनल और एकेडमिक का भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो बांटे हुए ना आपने, इनको हटाओ, आपको ये सारी चीज़ें तोड़नी है। ये सेपरेशन होने ही नहीं चाहिए, कोई स्पष्ट अलगाव होना ही नहीं चाहिए। कह रहे मल्टी डिसिप्लिनरी लाओ, इसकी जगह एक होलिस्टिक एजुकेशन लाओ। ठीक है, जहाँ पे आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, स्पोर्ट्स सब कुछ इंक्लूड किया गया हो, ऐसा होना चाहिए। एनसीएफ यही तो बात करता था, नई बात थोड़ी है ये आपको पता है, आपने एनसीएफ बेस्ड क्वेश्चन किए, हमने करवाए हैं। ठीक है, अच्छा जिन बच्चों ने नहीं किए वो क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्योंकि ये क्या है, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन से और एनसीएफ से ही मिले जुले हैं, नए प्रिंसिपल नहीं आए हैं कोई। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बताओ भाई, यही तो कहता था एनसीएफ भी कि हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात करनी है, ना कि हमें रटवाना है पेपर के लिए। पेपर के लिए रटवाना नहीं है, हमें
क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना है, जिससे बच्चे लॉजिकल रीजनिंग, अपनी लॉजिकल डिसीजन ले सके, रचनात्मक और तार्किक सोच जो है हमारी। हमें एथिक्स और ह्यूमन और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को बढ़ाना है, जिसमें आपका एम्पैथी हो गया। देखो देखो समझो इस चीज़ को, सिंपैथी नहीं है, एम्पैथी है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर भी हमने बात करी है, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं हम। रिस्पेक्ट करो, क्लीननेस रखो, कर्टेसी रखो, डेमोक्रेटिक स्पिरिट रखो, यही बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपके जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड जो मैं बताता हूँ यहीं से बन जाते हैं। यहीं से आप जो ये बोल्ड वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड्स है हमारे लगभग सारे। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बताइए भैया, ये हमने बात करी नहीं थी क्या? मल्टी लिंग्विज्म प्रमोट करो, आप मल्टी कल्चरल कल्चर प्रमोट करो, इंक्लूसिव एजुकेशन में यही तो बात करी थी। उनकी घर की भाषा को स्थान दो पढ़ाई के अंदर, उनके लोकगीतों को स्थान दो, जिससे उनको सम्मानित महसूस हो। और ये तो कह रहे हैं प्राथमिक कक्षा तो होनी ही घर की लैंग्वेज में चाहिए। अगर कोई बच्चा असमीज है तो असमी में पढ़ाई करे, वो प्राइमरी लैंग्वेज, ठीक है। हम बांट देते नहीं, यहाँ ये तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ये हिंदी मीडियम स्कूल है, नहीं। एनईपी के अंदर ये चीज़ कही गई है। पहले भी कहा जाता था कि उनको लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करो, लेकिन इस बारी बहुत हद तक ये वाली बात कह दी गई है कि लोकल लैंग्वेज को प्राइमरी ग्रेड के अंदर 100% लेके आओ आप, ठीक है। तो मतलब उसको हटाओगे नहीं आप। प्राइमरी स्कूल में अब आपको केवी वगैरह में आपको हो सकता है देखने को मिले। अभी तक असमीज टीचर और ये नहीं होते थे ज़्यादा, मतलब प्राइमरी क्लासेस के अंदर नहीं होते थे। अब हो सकता है अब ये मिले आपको, लोकल लैंग्वेज वाले टीचर्स भी मिले, जैसे कि नर्सरी को ऐड कर दिया गया है, इस तरह से इनको भी ऐड कर दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं बेसिक स्किल है आपकी, लाइफ स्किल, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, यही तो बात थी हमारे। हमें कंपटीशन नहीं बढ़ाना, हमें बच्चों को कोऑपरेट करवाना है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ स्किल्स होती हैं। जिया इसी तरह से जाता है। जीवन कौशल जैसे संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन। बच्चा दृढ़ ना हो, हट ना कर ले, नहीं, ये तो ऐसे ही होगा। क्यों होगा भाई? ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ये वर्ड तो आपको एनसीएफ के कई पेपर में भी दिखेगा। चलिए, आसान था, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि फॉर्मेटिव लाओ, फॉर्मेटिव, हम यही तो बात थी। देखो हमने बात की थी कि साल के एंड में नहीं होना चाहिए आपका, एनसीएफ में भी बात की थी, इंक्लूसिव एजुकेशन में भी बात की थी। मैंने आपको कहा था फॉर्मेटिव लगातार उनका हो। क्यों? इन्होंने कहा है कि इससे कोचिंग कल्चर ज़्यादा बढ़ावा हो रहा है। साल में ये लास्ट में 3 महीने बच्चे पढ़ लेते हैं कोचिंग पे जाके, वो पास हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट में बच्चा आप ये समझो ना, एक बच्चा है, मान लो वो उस दिन बीमार हो गया जिस दिन उसका पेपर है, बोर्ड का एग्जाम है, उसकी लाइफ तो खराब हो गई, 1 साल की मेहनत खराब हो गई। जबकि अगर आपने उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट किया होगा, हाँ भाई ये बच्चा अच्छा है, अच्छा है, तो एक दिन के हिसाब से आपका कुछ नहीं हो सकता। एक बच्चा ऐसा है जो लास्ट में 10 दिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ गया और पेपर में भी वही आ जाते हैं, तो आपका वो क्या होगा, वो पास हो जाएगा। हो सकता है ज़्यादा नंबर भी ले आए, और ये कोचिंग कल्चर को भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर मानी गई है, जो नई चीज़ है, वो है एनईपी 2020 में होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट। इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे, इस बात को ध्यान से समझ लेना भैया। 360 डिग्री रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि पीयर असेसमेंट को भी ऐड करो, ठीक है, और खुद सेल्फ असेसमेंट को भी ऐड करो कि आप खुद को कितने नंबर देते हो, आप अपने साथियों को कितने नंबर देते हो। और उसमें केवल अभी तक आपके पेपर में रिपोर्ट कार्ड में क्या आता था, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता था, मैथ्स में आपको कितना आया, ये इसमें कितना आया। अब आपको अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन भी ऐड किया जाएगा। अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक, भाव कैसे हैं आपके अंदर, आपके इमोशंस के ऊपर आपका कितना कंट्रोल रहता है। एक बच्चा है जो भैया बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, वो हर बंदे से लड़ता रहता है, तो अभी तक क्या होता था, उसको 100 में से 100 नंबर दे देते मैथ्स में अच्छा करने पे, लेकिन अब उसके नंबर काटे जाएंगे इस चीज़ के ऊपर। एक बच्चा है जो साइकोमोटर डोमेन यानी कि जो हाथ से काम करने वाली जो स्किल्स उसको आती हैं, तो इसके कोई नंबर नहीं दिए जाते थे, अब दिए जाएंगे। होलिस्टिक डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट ये कहती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये तो भाई हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में भी पढ़ा था कि जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी लाओ, टेक्नोलॉजी लाओगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। फिर है रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, नई चीज़ नहीं है, डाइवर्सिटी वगैरह की रिस्पेक्ट करो, ये सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करोगे तो बढ़िया रहेगा। फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन, हमने एक बात कही थी, इक्वालिटी हमारा गलत वर्ड है,
ठीक है, यही तो हो रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन में भी, तो यही कहा गया था कि इक्विटी होनी चाहिए और इंक्लूजन होना चाहिए बच्चों का। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं ये स्पीड से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगर आपने हमारी एनसीएफ वाली वीडियो या इंक्लूसिव एजुकेशन वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो वो देख लेना, ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी आपको। देखिए, सिनर्जी इन करिकुलम अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अर्ली चाइल्ड, एक तालमेल बैठाना है आपको। ठीक है, कि आपका बिल्कुल प्री प्राइमरी लेवल से लेकर 12th क्लास तक आपको तालमेल होना चाहिए आपकी उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ ये पहले भी थी भाई। आप स्पाइरल आपका करिकुलम होता था कि जो चीज़ आप छठी में पढ़ रहे हो वैसा ही चैप्टर 10वीं में पढ़ोगे, 8वीं में पढ़ोगे, वैसा ही चैप्टर 10वीं में पढ़ोगे। ठीक है, आप उठा के देखना आपकी किताबों में आपको दिखेगी ये चीज़ें। ठीक है, वो तालमेल बिठाया जाता था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं टीचर और फैकल्टी है वो हार्ट होता है लर्निंग का। ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो गई है हमारी, नहीं। टीचर एंड फैकल्टी है हार्ट इसलिए है कि आपका इनकी रिक्रूटमेंट की जाएगी। स्कूल में टीचर ही नहीं है, फ़ायदा क्या है उसे वैसे स्कूल का। तो रिक्रूटमेंट के लिए, फिर इनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए अब बीएड कह रहे हैं 4 साल की कर दी जाएगी, जो 12th के बाद ही होगी। ठीक है, उसके साथ ही रिक्रूटमेंट के अंदर ये इन्होंने क्या कहा है कि सीटेट 4 लेवल पर लिया जाएगा, नर्सरी लेवल पर लिया जाएगा, प्राइमरी लेवल पर लिया जाएगा, टीजीटी लेवल पर लिया जाएगा और पीजीटी लेवल पर लिया जाएगा। वैसे ही जैसे 5+3+3+4 है ना, तो चारों लेवल के लिए अलग अलग सीटेट के बारे में, टेट के बारे में बात की गई है। फिर इंटरव्यू प्रोसेस भी ये कह रहे हैं रिक्रूटमेंट के अंदर हम जोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर सर्विस कंडीशन, वर्किंग एनवायरनमेंट, इनके बारे में एनसीएफ में बात की गई है। तो सॉरी एनसीएफ कह रहा हूँ, एनईपी में बात की गई है जो नहीं है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अब लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। पहले क्या होते थे, बड़े हैवी चीज़ें डाल दी जाती थी। इन्होंने कहा नहीं, वो चीज़ें तो हम लाइट रखेंगे, लेकिन जो हमारी एक हल्की तो होंगी हमारी चीज़ें, लेकिन वो बहुत ज़रूरी होंगी, वो हर किसी को करनी पड़ेंगी। ठीक है, ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो लाइट बट टाइट है। ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ये एक तरह का फैक्ट है जो इनके प्रिंसिपल्स में ही लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इन्होंने कहा है कि भाई रिसर्च के ऊपर अब की बार हम फोकस करेंगे। पहले भी था, इस बार इन्होंने ज़्यादा प्रिंसिपल्स के अंदर ये चीज़ डाल दिया है कि आउटस्टैंडिंग रिसर्च होनी चाहिए आउटस्टैंडिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, गुणवत्ता शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का बोध होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कंटिन्यूस रिव्यू होना चाहिए प्रोग्रेस का, कि आपकी रिसर्च किस तरह की चल रही है। असेसमेंट होना चाहिए जो एजुकेशनल एक्सपर्ट करेंगे आपके। ठीक है, फिर इसके साथ में यही है कि भाई आपकी भारतीय जड़ों और गौरव से बंधी रहनी चाहिए। आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप सारा का सारा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें, नहीं। जहां आपको लगता है कि भारत की प्राचीन भारत बहुत समृद्ध है अपने आप में। ठीक है, वो प्राचीन उसकी संस्कृति से भी और आधुनिक से भी, तो इनको भी परंपराएं ऐसी कुछ है जो जिनको शामिल किया जाना चाहिए, तो उनको शामिल कर रहे हैं। जैसे कि योगा, आपको पता है ना, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपकी इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं एजुकेशन इज पब्लिक सर्विस। एजुकेशन है वो क्या है, वो पब्लिक सर्विस है, और ये हर एक बच्चे का हक होना चाहिए। हर एक बच्चे का हक होना चाहिए। इन्होंने अपने गोल्स भी रखे हुए हैं कि 2040 तक, 2030 तक हर एक बच्चा हमारे प्राइमरी एजुकेशन में आ जाए। ठीक है, और ये मतलब हर एक बच्चा आ जाए, ये वाली चीज़ कर रखे हैं। 2040 तक 30-40 तक ऐसा कुछ है कि हायर एजुकेशन को हम प्रमोट करेंगे। वो फैक्ट जब मैं आपको कराऊंगा तब कराऊंगा। ठीक है, तो बेसिक चीज़ जो आत्मा है इसकी, जहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये भी कोई नई चीज़ नहीं है जो ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो कम्युनिटी होगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हम बढ़ाएंगे। हमने बात की थी इस बारे में भी, ये चलती है। एनसीएफ भी कहता था इस बारे में, जब मैं एग्जांपल भी देता था कि मान लो आपको बच्चों को घड़ों के बारे में बताना है, तो उनको अगर आपकी क्लास में कोई बच्चे का मम्मी या पापा अगर घड़ा बनाते हैं, कुम्हार है, तो उनको बुला लीजिए ना, वो आपको बेहतर तरह से बता पाएंगे। अगर आपको बच्चे को फैक्ट्री के बारे में बताना है, दूध की फैक्ट्री के बारे में बताना है, तो उनको अमूल फैक्ट्री, दूध फैक्ट्री, आइसक्रीम फैक्ट्री, इनमें लेके जाओ ना, और वो फैक्ट्री हो, वो भी इस तरह की चीज़ें करे, वो भी ऐसी सच्चे परोपकारी होने चाहिए। ठीक है, जो
कहे हाँ हम बच्चों को लेके आओगे, हम बताएंगे कि ये काम कैसे चलता है, ये काम कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें थी, यही था भैया 20 मिनट के अंदर। अभी आपका ये लगा लो 9 बजे भी नहीं है, उससे पहले आपका ये जो NEP है वो कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, जो 50-55 क्वेश्चन है। मैक्सिमम ये आपकी जो क्लास चलेगी वो 9:30 पौने 10 बजे तक चलेगी, क्योंकि उसके बीच में हम आपके कंप्लीट कर देंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। देखिए अब लो भैया बताओ कौन सा नया क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ इसको हटा के NEP 2020 को हटा के यहाँ NCF लिख दो, फिर भी आप आंसर सेम दोगे। इससे डरे हुए थे बच्चे, ये हैं वो भस्मासुर क्वेश्चन। देख लो, देखो कि 2020 में NEP ने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है। एग्जाम्स के लिए पढ़ो, रोट लर्निंग करो, प्रैक्टिस एंड ड्रिल करो, नहीं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट मैंने NCF में बताए थे वो बहुत काम आएंगे, उसी से सारे क्वेश्चन होंगे भाई ये। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बताओ भाई, पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड से ही करेंगे इसको भी। कह रहे हैं कि इसने क्या कहा है, NEP ने क्या कहा है, रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, कि जो आप पढ़ा रहे हो ना उसको ज़्यादा मत बढ़ाओ, कि विषय वस्तु बच्चों को दे रहे हो, ये बात सही है, उसको कम किया है NEP ने, ठीक है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका स्कूल करिकुलम। फ्लेक्सिबल होने का मतलब यही होता है कम ज़्यादा हो जाए। रोट लर्निंग के लिए उसने मना कर दिया है। क्रिटिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। तो आपका पहला दूसरा चौथा आपका आंसर है, ठीक है। पहला दूसरा चौथा आपका आंसर है। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो आपको ये था कि चलो ठीक है यही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। 360 डिग्री जो हमने बताया था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर समेटिव असेसमेंट को तो मना किया गया है, रोट को भी मना कर दिया गया है, ग्रेडिंग हमने करनी ही नहीं है पेन पेंसिल टेस्ट के आधार पर। ये चीज़ें मैं ये कह रहा हूँ आपने नहीं भी पढ़ी NEP, जब भी आप ये कर दोगे 3 नेगेटिव मिल गए भाई मुझे। ये पॉजिटिव है, इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, ये पॉजिटिव वो होता था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। लो भाई बता दो, पॉजिटिव नेगेटिव से ही खत्म करूंगा मैं इस चीज़ को, कि अब ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है NEP में, अभी पढ़ी है कि प्राइमरी लैंग्वेज है, प्राइमरी कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में उनको होम या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। मैं ये कह रहा हूँ आपने नहीं पढ़ी NEP। यूनिफॉर्म लैंग्वेज तो नहीं हो सकती हमारी, हमने बात की थी यूनिफॉर्म तो आपको कभी करना ही नहीं है, एक ही भाषा ही वाली जो चीज़ है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यूज़ अ बायलैंग्वेज डिस्करेज किया जाए, टीचर को अगर कोई बायलैंग्वेज अप्रोच अपना रहा है तो उसको डिस्करेज किया जाए, ये भी नहीं हो सकता। मल्टीलिंग्विज्म हैवीली डिस्करेज, ये भी डिस्करेज किया जाए। लो भाई सारे ही नेगेटिव वर्ड से हमारे कट गए, पहला आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव से ही काटेंगे इसको भी। कह रहे हैं कि असेसमेंट कैसा होना चाहिए NEP में, मेमोराइजेशन वाला होना चाहिए, रटना चाहिए, रटने वाले क्वेश्चन गलत है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओनली आ गया तो लर्निंग कंटेंट, ओनली आ गया, ओनली तो होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे भी ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ही आपका उत्तर होगा, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि आपके हिसाब से NEP ने क्या नहीं किया है, मना, यानी कि नेगेटिव होगा, 3 पॉजिटिव होंगे 1 नेगेटिव होगा। NEP ने कहा है कि हमें वैरायटी ऑफ मेथड यूज़ करने चाहिए, स्ट्रेटेजी यूज़ करने चाहिए विभिन्न प्रकार की। बहुत सही बात है, एक ही स्ट्रेटेजी आप यूज़ नहीं कर रहे हो, वैरायटी यूज़ कर रहे हो तो बढ़िया है। इसमें ग्रुप वर्क, रोल प्ले, ये सारी चीज़ें यूज़ करती हैं, सही बात है। कह रहे हैं कि NEP कह रहा है कि फॉर्मेटिव से समेटिव की ओर ले चलो। नहीं भैया, समेटिव क्या था, एंड में था, जिससे कोचिंग सेक्टर हमारा बढ़ रहा था, कोचिंग सिस्टम हमारा बढ़ रहा था, कोचिंग कल्चर हमारा बढ़ रहा था। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन्होंने कहा है कि रचनात्मक जो हमारा मूल्यांकन है वो होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए, ये चीज़ गलत है। फॉर्मेटिव टू समेटिव नहीं है, समेटिव टू फॉर्मेटिव है आपका। नेक्स्ट पे चलते भाई। लो भाई मैं ये कह रहा हूँ आपको नहीं पता, NEP आपने नहीं पढ़ा, बिहेवियरिस्ट अप्रोच नहीं हो सकती, हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। मैंने बताया अप्रोच हमारी बदली नहीं है, जो NCF की अप्रोच है वही NEP की अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है हमारी। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं है, कंटेंट ओरिएंटेड नहीं है, एक्सपीरियंशियल है हमारी, प्रयोगात्मक, बच्चे प्रयोग कर करके सीखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। 2020 में क्या कहा गया है, समेटिव से फॉर्मेटिव बना दो, ये कहा गया है असेसमेंट को, यही तो बात हुई थी ऊपर भी हमारी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
कह रहे हैं एनईपी ने इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजीज को माना है। जो एनसीएफ मानता था वही एनईपी मानता है, कोई नई चीज़ नहीं है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग सही चीज़ थी, स्टोरी टेलिंग बेस्ड सही चीज़ थी, ड्रिल और प्रैक्टिस हमारे लिए नेगेटिव वर्ड था, यहाँ भी नेगेटिव रहेगा। डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम ये भी पॉजिटिव था। तो हमारा तीसरा गलत है ये। तो पहला, दूसरा और चौथा, सेकंड आपका उत्तर है। सीधी सीधी चीज़ थी। नेक्स्ट, और वीडियो पसंद आ रही हो तो भैया लाइक कर देना। कह रहे हैं एनईपी इनमें से क्या नहीं करेगी, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है आप ये बताओ। कह रहे हैं वो सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट को ऐड करेगी, हमने कहा है बिल्कुल करेगी। वो कोग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डेवलपमेंट को भी ऐड करेगी, डोमेन को भी ऐड करेगी, हमने बात की है बिल्कुल करेगी। रिपोर्ट विल फॉर्म एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन होम एंड स्कूल, घर और स्कूल के बीच का एक इंपॉर्टेंट लिंक होगी ये रिपोर्ट, बिल्कुल सही बात है। रिपोर्ट विल फोकस ऑन ओनली, पहली बात तो ओनली आ गया, हमने बात की थी ओनली वाली बात तो करेगा ही नहीं कभी भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से चल रहा है। मतलब केवल आप कह रहे हो केवल एक ही चीज़ सही हो सकती है, ऐसा नहीं है, मल्टीपल चीज़ें सही हो सकती है, वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल वर्क पर ही काम कर दिया जाएगा और ग्रुप वर्क को काम नहीं करना। देखो ऐसा नहीं है कि एनईपी जो ये मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट है ये कह रही है इंडिविजुअल वर्क दो ही मत, जहां जरूरत होगी आप दोगे भी, लेकिन केवल वही नहीं दोगे, इसलिए दिक्कत ओनली वर्ड से है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ग्रुप वर्क भी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लो भाई फिर वही पॉजिटिव नेगेटिव देख लो, भूल जाओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। एनईपी के बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। ड्रिल और प्रैक्टिस नेगेटिव वर्ड है। इंक्वायरी ड्रिवन और डिस्कवरी ओरिएंटेड, यानी कि कुछ इंक्वायरी कर रहा है, अन्वेषित कर रहा है और खोज कर रहा है, ये तो पॉजिटिव होता है। टेक्स्ट बुक और टीचर सेंटर्ड, टेक्स्ट बुक किताब पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित होता है, नहीं, ये तो नेगेटिव हो गया। एग्जाम के हिसाब से पढ़ाई करी जाती है, नहीं, तो दूसरा आपका उत्तर था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। एनईपी इनमें से किसकी बात करता है। समेटिव असेसमेंट की बात करता नहीं, लर्निंग फॉर असेसमेंट की बात करता नहीं, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशन। देखो 360 डिग्री का, जिसको मैथ्स नहीं आता ज़्यादा तो उनको मैं बता देता हूँ कि एक पूरा जो गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट आप जो बोलते थे एनसीएफ में, उसी का नाम इन्होंने एक नया रख दिया, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। यही है आपकी कि आपकी जो रिपोर्ट कार्ड होगी वो 360 डिग्री होगी, ऑल राउंड डेवलपमेंट आप देखोगे, तो यही है आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट पे चल। एनईपी क्या कहता है, हमारी जो पेडागोजी की दर शिफ्ट हो, कंस्ट्रक्टिविज्म टू बिहेवियरिज्म शिफ्ट हो, नहीं, बल्कि ये तो पहले से कंस्ट्रक्टिविज्म में थी और इसके अंदर तो कोई छेड़छाड़ी नहीं की है। पहले क्या था, बिहेवियरिज्म से कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ आए थे हम, ठीक है। व्यवहारवादी गलत चीज़ थी, बच्चों को मार पीट के कूट के कर दो। रोट लर्निंग से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ हो, ये चीज़ हमने अभी भी करी थी, पहले भी करी थी, ठीक है। तो यही आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बाकी ये पॉजिटिव नेगेटिव में आप कर चुके हो कि ये देखो असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब जहाँ से जहाँ जा रही है आपको क्या करना है, ये नेगेटिव होना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए। आया समझ में इस चीज़ को, तो ध्यान से समझो। तो ये नेगेटिव, पहले वाला नेगेटिव देखो, अब इनमें पहले वाले नेगेटिव होने चाहिए और दूसरे वाला पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहले वाला तो यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये रोट लर्निंग क्या था, रोट लर्निंग हमारा नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, तो यहाँ तो ये फिट बैठ रहा है, यहाँ ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। असेसमेंट फॉर लर्निंग हमारा पॉजिटिव था और असेसमेंट ऑफ लर्निंग हमारा नेगेटिव था। ये मैं आपको करवा चुका हूँ जब मैंने पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड करवाए थे एनसीएफ में। वो नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारा लिंक देख लेना व्हाट्सएप पे। कह रहे हैं एनईपी इनमें से किस किस चीज़ को असेसमेंट के लिए बढ़िया कहता है। रोल प्ले बिल्कुल सही बात है, ग्रुप वर्क बिल्कुल सही बात है, पोर्टफोलियो बेस्ट होता है, प्रोजेक्ट अच्छी बात है, तो चारों को ही कहता है। चौथा आपका आंसर था, सिंपल चीज़ थी, इसमें तो कुछ था ही नहीं भाई। कह रहे हैं हेतल स्पीक्स गुजराती, हेतल घर में गुजराती बोलती है और उसका जो और वो फ्लुएंट है उसमें लिखने में और पढ़ने में। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हर स्कूल इज़ हिंदी, अब वो हिंदी मीडियम है उसके स्कूल में। तो एनईपी इस बारे में क्या कहता है, एनईपी ये कहता है कि उसको केवल हिंदी में बोलने दिया जाए। जब केवल की बात आ गई तो केवल तो हमारा कर ही नहीं सकता, हम बहुत ओपन नेचर के हैं, ऐसा नहीं है रिजर्व नहीं है भैया, हम बहुत ओपन है कि हाँ ठीक है, तू भी ठीक है, तू भी ठीक है, वो चीज़ें है, ठीक है। कह रहे हैं ऑल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स नेटिव लैंग्वेज। हर एक बच्चे को आप ये सिखाओगे कि दूसरे बच्चे का मजाक ना उड़ाए और हर किसी की लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करे, आदर करे, बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है। और ये मल्टीलिंग्विज्म
होता है ये, ठीक है, तो ये चीज़ सही है। टीचर शुड आस्क हेतल टू फॉरगेट व्हाट, टीचर हेतल को कहते हैं भूल जा जो तू स्कूल से घर से सीख के आए है, नहीं गलत चीज़ है। हेतल शुड बी शिफ्टेड टू सेक्शन वेयर इंग्लिश इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हेतल को कह दोगे कि जा तू सेक्शन चेंज कर ले, ऐसा भी ये भी गलत है भाई, गलत गलत गलत। नेक्स्ट पे चलते भाई। कह रहे हैं केवल टेक्स्ट बुक पर सीमित ना रह के एनईपी 2020 क्या कहती है, रोट मेमोराइजेशन पे और फैक्ट पे बात करती है? नहीं भाई, यही तो बात है, सीबीएसई भी आपसे सीटेट के अंदर ये नहीं पूछेगी एनईपी में अब क्या कर दिया गया है, कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं पूछे गई कि ये ऐसी चीज़ पूछेगी जो आपने अंडरस्टैंड करी है एनईपी के बारे में। तो यही काम वो भी कर रहा है कि याद करने वाली चीज़ को तो थोड़ी बढ़ाया जा रहा है। बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स कंटेंट एवरीवेयर, प्रत्येक 3 महीने के बाद बच्चों की विषय वस्तु को बढ़ा दो, ये तो घटाने की बात करता है, ठीक है। फोकस टुवर्ड्स इंक्वायरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और इंक्वायरी को बढ़ाओगे। फोकस टुवर्ड लर्निंग फॉर एग्जाम, लर्निंग फॉर एग्जाम से तो कोचिंग व्यवस्था आपकी बढ़िया चलेगी, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा आपका आंसर सही है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। बताओ भैया एनईपी क्या कहता है। एनईपी जब हम 360 डिग्री के बारे में बात कर रहे थे तो उसने किन चीज़ों के बारे में बात करी थी, 3 डोमेन होते हैं हमारे, तीनों डोमेन्स के बारे में बात की थी, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो यही 3 डोमेन हैं, संज्ञानात्मक, भाव्यात्मक और मनोज्ञात्मक, यही 3 है। बाकी ऐसा कोई नहीं होता आध्यात्मिक डोमेन और ये डोमेन नहीं होते, इस बात को ध्यान से समझ लो। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं एनईपी 2020 किस चीज़ को प्रपोज करता है जिससे दूसरी चीज़ बढ़े, यानी कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। देखो रोट मेमोराइजेशन, रिकॉल दोनों नेगेटिव हैं, रोट मेमोराइजेशन नेगेटिव है, क्रिटिकल थिंकिंग पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक गलत चीज़ को प्रमोट करके दूसरी अच्छी चीज़ थोड़ी हो जाएगी, नहीं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग यही चीज़ है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करके रिकॉल नहीं हो सकता, ये नेगेटिव चीज़ हो गई। हमें तो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की बढ़ानी है, तो यही इसका उत्तर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बताओ भाई एनईपी 2020 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड रिपोर्ट के अंदर क्या कहता है। वो यही बात कहता है कि प्रोग्रेस ऑफ लर्नर इन कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, यह अभी हमने किया था, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक आयामों में प्रगति बच्चे की कैसे हो रही है वो बात करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं एनईपी के अंदर क्या चीज़ नहीं कही गई है, नेगेटिव चीज़ बतानी है आपको। देख लेते हैं ऑप्शंस को। इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड फोस्टर यूनिक एबिलिटीज, बिल्कुल सही बात है, हम तो हर बच्चे को समझेंगे, हर बच्चे की यूनिक कैपेबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। हमें अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, ना कि रोट लर्निंग पे, ये बात भी कही गई है। देयर शुड बी फोकस ऑन क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये बात भी कही गई है। रिवॉर्ड और पनिशमेंट को नहीं कहा गया है, ये नेगेटिव है, समझ रहे हो, तो यही आपका चौथा आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बताओ एनईपी 2020 कौन सी रिपोर्ट कार्ड को फोकस करता है, तो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड इसको फोकस करता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हमारे एनसीएफ की वो वीडियो देख लेना जिसमें टैग वर्ड्स वगैरह बताए थे, और हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन की कर लेना है। ये 10वीं क्लास है, पहली 9 क्लास देखोगे तो आप एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इनमें से बताओ एनईपी क्या कहता है, यानी कि 3 नेगेटिव होंगे 1 पॉजिटिव होगा, तो आपको बताना है कौन से वाला पॉजिटिव है आपके हिसाब से। तो कह रहे हैं कि बीइंग एजुकेट इन वंस मदर टंग, कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। बाधक नहीं है भाई, अच्छी चीज़ है, मातृभाषा में तो हम तो प्रोवाइड करेंगे उस चीज़ को। स्कूल शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि पहली भाषा अंग्रेजी को बना दो उनकी, नहीं भाई ऐसा भी नहीं है। मल्टीलिंग्विज्म हैज़ ग्रेट कोग्निटिव बेनिफिट फॉर यंग स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है, जो बच्चे बहुभाषी होते हैं उनको उच्च संज्ञानात्मक लाभ होता है, तीसरा आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इनमें से बताओ एनईपी किस चीज़ के ऊपर फोकस करें। बी फोकस्ड ओनली, ओनली आ गया, ओनली वाला तो उत्तर हमारा हो ही नहीं सकता, केवल वाला, ठीक है। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस करोगे, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस करोगे, वो भी ठीक है। ड्रीवन एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड, ये भी फोकस करोगे, ये भी ठीक है। आया समझ में। देखो ये ओनली वाली चीज़ चक्कर है क्या, मान लो आपके घर वाले आपको कहें कि भैया तू इससे बात कर सकता है, 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 तो ये चीज़ सही है। वो कहते हैं कि तू
तुम इस घर में जा सकते हो, इस घर में बात कर सकते हो, तो वो चीज़ सही है। लेकिन अगर वो कहेंगे कि तुम्हें केवल इसी घर में बात करनी है, तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट करने वाली बात आ जाएगी। आया समझ में? अगर वो एक सजेशन, एक आप किसी का सजेशन ले सकते हो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल यही होगा, ये चीज़ गलत है, ये आपकी सोच होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं असेसमेंट का पर्पज़ क्या है एनईपी के अंदर? कि सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव और डर पैदा करना। एनसीएफ में ही मना कर दी गई थी ये चीज़, तो एनईपी की इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ा देगा? ठीक है। रिवाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल बात है, सही बात है कि हम अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराएंगे, मतलब कि प्रोसेसेस को दोहराएंगे कि इनमें कोई कमी तो नहीं है। ठीक है। टू ऑप्टिमाइज लर्निंग डेवलपमेंट ऑप्टिमाइज करेंगे, अनुकूलित करेंगे। टू सपोर्ट स्टूडेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, बच्चे को स्कूल के क्लास के अंदर और बाहर उसको सपोर्ट करेंगे, सही बात है। स्काफ फोल्डिंग इसको कहते हैं, तो चौथा आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एनईपी क्या किस बात को कहता है? बहुभाषावाद पॉजिटिव वर्ड है इनमें से हमारा। स्टैंडर्डाइज, ये मानकीकरण जो ये चीज़ होती है, ये तो गलत ही होता है भाई, मानकीकरण कभी भी नहीं करना चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल रहना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आ गया ना वही क्वेश्चन, कह रहे हैं एनईपी के अंदर क्या प्रस्तावित किया गया है? स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी की ओर, मानकीकरण से लचीलेपन की ओर जाने के लिए कहा गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से बताओ एनईपी ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है? नोट आ गया, नहीं कहा है, तो 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर दो, वन ऑन वन टीचर एंड ट्यूटर्स, सही है। हर एक बच्चे का एक, आप ये कह सकते हो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अभी इसके ऊपर बात करेंगे। कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन तो उसने बिल्कुल नहीं कही, ये तो नेगेटिव चीज़ हो गई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं भी पता है, कुछ है, कोई दिक्कत कहीं पे है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, उपयुक्त तकनीकी सुविधा, इसके बारे में हमने बात की थी। ये 1 on 1 टीचर एंड ट्यूटर, मेरे हिसाब से ये कहना चाह रहा है कि हर एक बच्चे पे आपका ध्यान हो, हर एक बच्चे को आप 1 on 1 उसके हिसाब से आप अपनी पेडागोजी को सुधारो, ये चीज़ कहना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं ये बताइए बहुभाषावाद क्या है? भाषायता ये क्या है? हमने बात की थी एनसीएफ के टाइम पे कि बहुभाषिकता हमारे लिए संसाधन होती है, कक्षा में पूंजी के रूप में देखते हैं, कोई रुकावट नहीं है, कोई जटिलता नहीं होती, इससे कोई बैरियर नहीं है ये किसी भी चीज़ में। ये क्या है? एसेट है, या आप ये कह सकते हो रिसोर्स है। ठीक है, तो बहुभाषावाद, बहु कल्चरिज्म को आप क्या कहोगे कि वो हमारे लिए एसेट होता है। कह रहे हैं बताओ एनईपी इनमें से क्या बात कहता है? ठीक है, रोड लर्निंग के लिए मना करता है एनईपी। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आपने नहीं भी पढ़ा, पॉजिटिव नेगेटिव से कर दोगे। स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण वाली चीज़ तो होनी नहीं चाहिए आपकी, नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्टिंग, एनसीएफ के पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड में बताया था परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होता है हमारा कभी भी। आप ये नहीं देखोगे अच्छा ये बच्चा उसके अंदर फेल हो गया, फेल या पास के लिए आप बच्चे का टेस्ट नहीं ले रहे हो। आया समझ में? रिलेटेबल होना चाहिए और मीनिंगफुल करिकुलम होना चाहिए आपका, यही आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एनईपी क्या कहता है? प्राइमरी लेवल पे आप क्या पढ़ाओगे? मदर टंग और होम लैंग्वेज पढ़ाओगे। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, देख लो 6 जनवरी 2022 में पूछा हुआ पेपर 1 में। ये बताओ भाई, ये तो बहुत सिंपल है। एम क्या है एनईपी 2020 का? रोट मेमोराइजेशन नहीं भाई। ठीक है, मेजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, कि उनको कितना याद करने की क्षमता है इसमें, ये तो इतने ज़्यादा याद कर लेता नहीं। टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग को सपोर्ट करना है आपको। समझ में आ गया? बताओ एनईपी इनमें से किस चीज़ को प्रमोट करता है? समेटिव असेसमेंट को नहीं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट को नहीं। ठीक है, स्टैंडर्डाइज मानक परीक्षाओं को नहीं करेगा, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए आपकी। द प्रोसेस इज comprehensive assessment of student using a variety of method including portfolio। हाँ, ये इन चीज़ों को करता है कि एक तरीके से ना किया जाए, बहुत सारी तरीक़ों से असेसमेंट होना चाहिए बच्चों का। हो सकता है बच्चा किसी चीज़ में अच्छा हो सकता है बच्चे का लर्निंग स्टाइल अच्छा हो, इसी तरह से बच्चे का असेसमेंट स्टाइल भी अलग हो सकता है। एनकरेज टीचर टू प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड स्पेसिफिक कंपैरिजन करने के लिए। कंपैरिजन तो आपको कभी भी नहीं करना है। तीसरा आपका उत्तर सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत आसान सा है। एनईपी का सेंट्रल फोकस किस चीज़ पे है बताओ? रिजिड करिकुलम नहीं,
मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन पे ये है, पॉजिटिव है ये चीज़। बाकी भी देख लेते हैं। लर्निंग टुवर्ड्स एंड फॉर एग्ज़ाम के लिए नहीं, सबमेटिव असेसमेंट में भी नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में है हमारा, ठीक है। तो सेकंड आपका उत्तर है इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बताओ एनईपी इनमें से किस चीज़ को फोकस करती है, किस चीज़ को एडवोकेट करती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा तभी तो 360 डिग्री वाली रिपोर्ट कार्ड लेके आ रहे हैं। एक्सपेरिएंशियल लर्निंग को भी करती है, करिकुलम कंटेंट को घटा दो इसके ऊपर भी करती है, और मल्टीलिंग्विज्म इसके ऊपर भी करती है। तो 1 2 3 4 यही है आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं ये बताओ असेसमेंट एनईपी ने कैसे कही है। मस्ट बी अंडरटेकन थ्रू फॉर्मल एग्जाम, एक साल में एक बार होनी चाहिए, नहीं, ये हमने बात की है इसके अंदर। वो फॉर्मेटिव के बारे में कहती है जिसके अंदर जो सेकंड में कहा है, इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट अ चाइल्ड्स प्रोग्रेस ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र नहीं होती, केंद्र तो बच्चा होता है हमारा भाई। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देना, रैंक भी हम कभी नहीं देंगे। तो दूसरा आपका उत्तर है इसका, सिंपल सा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं एनसीएफ कह रहा हूँ एनईपी 2020 इनमें से क्या किसकी वकालत नहीं करती है। संरचनात्मक समझ पर जोर बिल्कुल करती है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बिल्कुल करती है, योगात्मक मूल्यांकन ये जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है इस पर नहीं करती, ठीक है, फॉर्मेटिव पर करती है। इंक्रीजिंग करिकुलम कंटेंट नहीं, कम करना था हमें तो। डिक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, हमें तो इसको टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ाना था। तो आपका किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है, किस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करती, तो तीसरे चौथे और दूसरे तीसरे चौथे पर फोकस नहीं करती। तो यही आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। मतलब कि कौन सा हो गया, दूसरा तीसरा चौथा ये है ना, फोर्थ वाला आंसर है। चलिए भैया, लो भाई सिंपल है। बताओ बच्चे प्राइमरी एजुकेशन कब सीखेंगे, जब वो मातृभाषा में पढ़ेंगे, उनकी मातृभाषा में पढ़ेंगे। डी कॉन्टेक्चुअलाइज नेगेटिव वर्ड होता है, हमने बात कर रखी है, गैर संदर्भित। रोट मेमोराइजेशन नेगेटिव होता है। यूनिफॉर्म करिकुलम, ठीक है, एक रूपी नहीं होनी चाहिए, बहुरूपी होनी चाहिए आपकी पाठ्यचर्या। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था 10 जनवरी 2020 के सीटेट पेपर 1 में। मल्टीलिंग्विज्म होना चाहिए आपका, बहुभाषावाद। चलो भाई 10 जनवरी को पेपर 2 वाला क्वेश्चन भी देख लो क्या पूछा गया था। देखो कह रहे हैं कि ये बताओ कि एनईपी 2020 में इनमें से क्या बात की गई है। यानी कि एक पॉजिटिव है, बाकी 3 नेगेटिव हैं। देखो पहले वाला मोनोलिंग्विज्म नहीं, एक भाषावाद नहीं, बहुभाषावाद करा है, ये नेगेटिव हो गया। रोड लर्निंग पर कोई फोकस नहीं किया गया, रटने पर नहीं किया गया है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी एनकरेज था, ना कि डिस्करेज था। दिव्यांग छात्रों के लिए जो जिसकी बात की गई थी वो एनकरेज था, ना कि डिस्करेज था, ये भी गलत है। फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये हमारा चौथा आपका सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एनईपी इसमें से किसके बारे में बात करती है। ऑप्शन 1 ही सही लग रहा है, फ्लेक्सिबल। अरे ये तो सिंपल था, एनईपी ने फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में बात की गई है। ओनली आ गया है, ओनली तो हो ही नहीं सकता है। स्टैंडर्डाइज आ गया, ये भी नहीं हो सकता। मानकीकरण, फिर आपका मेमोराइजेशन आ गया, ये भी नहीं हो सकता है। देख लो भाई कैसे है, आपका पहला ही उत्तर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि द पर्पज ऑफ असेसमेंट एनईपी 2020 के हिसाब से क्या है। विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, सही बात है, इसीलिए आप असेसमेंट करते हो कि उनको कमी कहाँ आ रही है। कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट, कंपेयर करने के लिए आप कभी नहीं करते। द गैप एंड डेफिशिएंसी इन स्टडिंग स्टूडेंट लर्निंग टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई हर फेलियर, उनका फेलियर क्या हुआ है। अरे पास फेल के लिए आप थोड़ी काम करोगे, मेमोराइजेशन करने के लिए नहीं। विद्यार्थी अगर फेल हुए हैं तो आप खुद को असेस करोगे, ना कि बच्चों को। समझ लेना इस चीज़ के लिए, बच्चों को उनके फेलियर के लिए असेसमेंट करने के लिए आप नहीं करते हो असेसमेंट उनका। आप खुद को चेक करोगे अगर बच्चा हमारा फेल हो रहा है कि हमारे सिस्टम में कोई खोट है। यही बात कही जाती थी एनसीएफ में भी, और एनईपी भी इसी बात को मानता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं एनईपी किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है। लर्निंग हाउ टू लर्न, ये सीखना कि
कैसे सीखना है, बिल्कुल सही बात है, हमें यही नहीं पता कि कैसे सीखना है। हम अलग मेथड से सीखने की कोशिश करते रहते हैं, याद करेंगे। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि सर हमें तो है ना बस नोट्स दे दो, नोट्स से हम सीटेट पास हो जाएंगे। अरे भाई तुम्हें यही नहीं पता पढ़ना कैसे है, पढ़ना है। क्योंकि अभी देखो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आज हम 50 क्वेश्चन कर लेंगे। 50 क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की, अगर आप 50 क्वेश्चन खुद से करोगे तो आपको 1 घंटा लग जाएगा। और अभी हमारा 1 घंटे के अंदर मैंने 20 मिनट पहले पढ़ा भी लिया, और तब भी हम वो 50-55 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। जितने भी मैं जो पीडीएफ दूंगा ना, आप कब करके देख लेना कि मैंने कितनी देर में कितने मिनट में क्वेश्चन कराए हैं, जबकि मैंने इधर उधर आपको समझाया भी है और उसके बारे में बातें भी करी हैं। लेकिन फिर भी आपका वो कम टाइम होगा जितना आप अकेले में बैठ के करोगे उस चीज़ को, ठीक है। तो यही चीज़ है, लोगों को पता ही नहीं होता, उनको लगता है पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ से हमारा टाइम बच जाएगा। अरे यहाँ वीडियो में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं 100 क्वेश्चन कम से कम मतलब 80 मिनट में 70 मिनट में इस तरह से करा देता हूँ। आप करके दिखाना 100 क्वेश्चन 80 मिनट 70 मिनट में। इंक्रीज कोर्स कंटेंट हमें कभी भी नहीं बढ़ाना, सॉरी, ठीक है। 360 डिग्री के बारे में बात करी गई है, स्टैंडर्डाइज करिकुलम के बारे में बात नहीं करी गई है। तो पहली और तीसरी चीज़ के बारे में बात करी गई है NEP 2020 में। और ये देख लेते हैं, लो भाई तीसरे क्या था, पहली और तीसरी, ये सेकंड आपका ऑप्शन आ गया ना। 12 जनवरी 2022 को सीटेट पेपर 1 में क्या पूछा गया था, बात कर लेते हैं। कह रहे हैं NEP के अंदर जो असेसमेंट है वो किस कॉन्टेक्स्ट में करोगे आप, हायर ऑर्डर स्किल और बच्चों की एनालिसिस और क्रिटिकल स्किल थिंकिंग को देखोगे, ना कि उनको कितना याद है, समेटिव मेथड या फिर लर्निंग फॉर एग्जाम, ये हमारे नेगेटिव हैं। तो पहला ही आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। 12 जनवरी में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब पेपर 1 में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये तो सीधा ही है कि ये बताओ कि शिफ्ट किधर हो रहा है, NEP किधर हो रहा है, लर्निंग रोट लर्निंग की तरफ नहीं हो रहा, कोर्स कंटेंट हमें नहीं बढ़ाना है, स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण भी हमें नहीं करना है, लर्निंग टू लर्न, यह सीखना कि कैसे सीखना है, ये चीज़ थी आपकी। चलिए सिंपल है। फिर आपका आ जाता है अकॉर्डिंग टू, ले भाई ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं कि आपको, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आपने नहीं भी पढ़ा, रोड लर्निंग नहीं होता, लर्निंग फॉर एग्जाम नहीं होता, कंटेक्चुअलाइज कंटेंट भी नहीं है, संदर्भित विषय वस्तु होनी चाहिए। तो हमारा क्या है, किस के ऊपर फोकस करेगा, यानी 3 नेगेटिव हो गए तो 1 पॉजिटिव मिलेगा ही। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, संकल्पनात्मक समझ। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बताओ भाई NEP में इनमें से किस चीज़ के ऊपर फोकस करिए, ये नहीं हो सकता। डिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, गैर संदर्भीकरण नहीं है, रटना भी नहीं है, मानकीकरण भी नहीं करना है, पाठ्यक्रम का लचीलापन हमारा ऑप्शन होता है, यही आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं NEP के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो प्रोग्रेस कार्ड में बच्चों को क्या बताओगे, प्रोग्रेस कार्ड में क्या आना चाहिए, बेस्ड ऑन नॉर्म्ड रेफरेंस टेस्टिंग नहीं भाई, क्राइटेरिया रेफरिंग टेस्टिंग नहीं भाई। हम बच्चों को ये बताएंगे कि आपके बच्चे में ये यूनिकनेस है और ये आपका बच्चा यहाँ ये कर सकता है, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। NEP क्या कहता है, रिटेंशन, जो सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेजेस ग्रुप है समाज में या फिर आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, वंचित समूह हैं, उनके बारे में क्या कहता है, कैसी होनी चाहिए आपका, ठीक है। सेंटर्ड अराउंड एग्ज़ाम, कि हमारी जो पेडागोजी और करिकुलम होना चाहिए एग्जाम्स के अराउंड होना चाहिए, नहीं। टेक्स्ट बुक अराउंड होना चाहिए, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड होना चाहिए, नहीं। एंगेजिंग होना चाहिए और संदर्भित होना चाहिए, संलग्न होगा और संदर्भित होंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड मानकीकृत नहीं होना चाहिए। तो तीसरा आपका उत्तर था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं NEP इनमें से किस चीज़ को ऐड करने की बात करता है, इंक्लूजन किस चीज़ का करना चाहिए उसको, असेसमेंट फॉर चिल्ड्रन, अगर असेसमेंट उनका करना है तो पॉजिटिव चीज़ें बतानी है, दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। ग्रुप वर्क और सेल्फ असेसमेंट, सही बात है। प्रोजेक्ट, सही बात है। स्टैंडर्ड टेस्ट, गलत है, ठीक है। ये मानकीकृत परीक्षा, ये गलत है। फिर स्टैंडर्ड टेस्ट आ गया, ये गलत है। पोर्टफोलियो अच्छी चीज़ थी, ठीक है। नॉन रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ये नहीं है, ये टेस्ट के हिसाब से तो आपको ही नहीं करना, सेल्फ असेसमेंट और यही चीज़ करनी है। तो पहला आपका उत्तर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये 21 जनवरी 2022, अच्छा ख़त्म हो गया 21 जनवरी 2022। लो भैया अब देख लो, अब अभी 9-20 हुए हैं आपके, 9-20 9-21 हुए हैं और आपका ख़त्म भी हो गया। मतलब 1 घंटे के अंदर 20 मिनट पहले हमने पढ़ाया भी, उसके बाद में 30 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन ये आप बैठ के खुद करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा।
तो वीडियो देखोगे क्वेश्चंस की तो आपकी स्पीड बनेगी, क्योंकि मेरी स्पीड काफ़ी है, ठीक है, उस हिसाब से आप भी कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है पेपर में हमें एकदम से हम जिस तरह से मैं आंसर निकालता हूँ आपको पता ही है कि ये वाला तरीका आपको आना चाहिए। चलिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और खुश रहो, मस्त रहो।